घर पे नहीं पड़ती है तब तक आप ये चीज़ समझते नहीं हो कि हम क्यों कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और जब समय निकल जाता है तब तुम्हें समझ में आती है। तो समझ में आने का मतलब क्या इसके अंदर लॉक है ना। बस ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा दें। चलिए, मैंने आप लोगों को कल जो बात करी थी आज हम आगे भी डिस्कस करेंगे उसको, पहले आप ये नोट करो थोड़ा सा काम। सबसे पहली चीज ये देखो कि मेंस की हिस्ट्री के अंदर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसके अंदर आप कितनी आसानी से कितने मार्क्स को कवर कर सकते हो, सबसे पहले ये होगा तो शायद तुम्हें समझ में आए कि क्या करना है। यूनिट 1 पूरा, यूनिट 2 के अंदर मेडिएवल और मुगल्स, मेडिएवल प्लस मुगल्स, और यूनिट 5 पूरा। अब यहां पर जो हमें एलिमेंट दिए गए ना वो एलिमेंट बड़े सुंदरता से इन्होंने डिफाइन कर दिए 4 हिस्सों में। क्या बोल दिया यहां पर? सबसे पहला बोल दिया पॉलिटिकल, पॉलिटिकल यानी राजनैतिक, और क्या बोला साथ में? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, ठीक है, और सोशल यानी सामाजिक। अब ये ब्लूप्रिंट दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, और लास्ट में कल्चरल, कल्चरल सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ठीक है। ये है हमारा बेसिक सिलेबस जो आपको दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर मेरी प्रॉब्लम एरिया में सवाल के नंबर कितने हैं, तो 1 और 5 तो पूरा है मेरा, सो कितने हो गए? 6 इंटू 3 मार्कर है, बराबर, कंप्लीट है। तो आने आने कितने हो गए? 18 मार्क्स तो ये हो गए तुम्हारे। सोच के देखना, तो डेडलिंग आई थी ना, नहीं उसी वाले नहीं, इसमें भरना, वो तो उनको वापस से जिंदा करना पड़ेगा, अपनों को करेंगे। फिर 5 मार्कर कितने? 5 इंटू 2 के 10, 4 आएंगे ना, 4 इंटू 5 मार्कर, 2 यूनिट पूरे हैं, कितने हो गए? 20 मार्क्स प्लस 11 मार्क, नहीं 2 आएंगे 11 मार्कर, 22 मार्क। ये तो कंपलसरी है तुम्हें आना, यानी 2 यूनिट पूरी हो गए ना। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि ये जो मेडिएवल और मुगल है इसमें से अनुमान है कि समथिंग 8 से 15 नंबर एक साथ आ जाए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच मार्क्स? तुम लोग गुनगुनाओ मत, मुझे इरिटेट मत करो। हाँ ठीक है, चलो हमने मान लिया 70-75 नंबर। गुनगुनाना मत, मत करना, आई हेट दैट थिंग। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 70-75 मार्क्स हैं ये किस में से आ रहे हैं तुम्हें? होश में है? 75 दूना, तो तुम लोग 75 पैसे वाले नहीं हो ना, कभी देखे 75 पैसे? हाँ 25 पैसे देखे? कभी खरीदा है कुछ सामान 25 पैसे का? अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर तो ये जो 75% मतलब 50% की हम बात कर रहे हैं, इस 50% के अंदर 2 तरीके से अप्रोच होगी। इसमें 2 हिस्सों को अलग करना है। पहला हिस्सा जो अलग करना है वो है तुम्हारा ये वाला 11 नंबर। अब 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये ज्यादा हेडेक नहीं देता, क्योंकि हर कोई लिख लेता है, कंटेंट बहुत सारा होता है। सबसे बड़ी समस्या मेरे पास है 3 मार्कर के अंदर और 5 मार्कर के अंदर। सो 3 मार्कर के जो आंसर्स हैं उनके लिए जो हम पैटर्न लेकर चल रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब मैं आज बात कर रहा हूं सिर्फ इस पार्ट की, हुआ तो आगे भी बढ़ जाऊंगा। सो मेरे मेंस वाले नोट्स खोलो, आपके कहाँ है? आप मत देखो, गलती मेरी नहीं है, आपके कहाँ है? क्यों? शाबाश, आप भी मत देखो, हो सकता है छुट्टी की घोषणा कर दूं। यहां आओ, ऊपर आओ, ताला बंद मिले, पापा चले गए छोड़ के। फिर पहला पॉइंट क्या है? पॉलिटी। किस तरह की पॉलिटिक सेटअप है पहले ये बताओ। पॉलिटिकल सेटअप किस तरह के का है? क्या ये डेमोक्रेटिक है?
ना मुन्ना ना मुन्ना ना मुन्ना मा मुन्ना ना मुन्ना ना मुन्ना ना मुन्ना मा, दोनों है। यही खेल समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। हम फट से बोल देते मोनार्कियल, मोनार्कियल है लेकिन कई बार राजा इलेक्टेड था, रिपब्लिक हुआ करते थे, इसीलिए उसे जनपद बोला जाता था, जो बाद वाला हिस्सा है। सो मोनार्कियल सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम का मिक्स फॉर्म दिखता है। चुना हुआ राजा होगा, प्रेसिडेंट नहीं था। फिर बाद में ये क्या बन गया, अब इसका कन्वर्जन हो गया, यहां से आ गया हेरेडिटी, हेरे, इसका क्या बोलते हैं, वंशवाद, वंशानुगत, सही है, वंशानुगत। अब हेरेडिटी के अंदर भी एक नया कंसेप्ट निकाल रहा है ये लोग। वो बोले कि भैया जो सबसे बड़को छोरो है वो राजा बनेगा, उसको बोलते हैं प्राइमोजेनिचर। इसका हिंदी बताओ, प्राइमोजेनिचर। पुरुष प्रधान समाज था, उसके अंदर सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। आगे बात सुन, वेरी गुड। अब ये जो कंसेप्ट है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक ओवरऑल, हाँ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठा अधिकार, ज्येष्ठ अधिकार अलग अलग है, एक साथ है, ज्येष्ठाधिकार, ठीक है। यहां तक कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम, सिंपल है। अब ये क्या है, ये कहां कहां फंसेगा, ये वाले जो दो हिस्से मैंने बनाए, ये वाला हिस्सा महाजनपद में आके डाउन हो जाएगा, ये हिस्सा। फिर क्या दिखेगा हमको, ये हिस्सा। अब हड़प्पा में क्या था, कुछ नहीं मालूम, नहीं था तो मालूम नहीं है। सो यहां पर कंसेप्ट ये इवॉल्व हो रहा है कि सिस्टम ऑफ दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम का तरीका क्या था। सो हेरिडिटरी, प्राइमोजेनिचर, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। मेरी शक्ल क्या, मैं बोलूंगा तो ही तुम लिखोगे, तुम्हारा दिमाग नहीं चला क्या, ये कहां फंसेगा लाइन, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा है। रोज क्यों लिख रही थी, उस दिन तो उठा के मानूंगा कि पहले अच्छा लिखे दूसरा बुरा लिखा। सीखो, सुधार ली छोरी ने। अब ये क्या निकाला तुमने, राजा। अगली चीज आती है इसके अंदर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल तो मैंने ये दे दिया, एक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी है, एक प्रिंसिपल ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हो गया। अगली मेरी एक थ्योरी है कि भैया राजा को अधिकार कहां से मिलता था, अथॉरिटी कहां से आ रही है उसकी। अगला कंसेप्ट ये बताइए, we the people of Mahajanpad Avanti having solemnly resolved to constitute Ujjaini into a monarchical hereditary primogeniture form of government and to secure to all its, वो है क्या ये, इन्होंने बोला इसकी अथॉरिटी जो राजा मैं बना रहा हूं, राजा का फॉर्म है, राजा नहीं बोलते इसको, इसको किंग बोलते हैं, है ना, किंग यानी राजन या राजा। इसके अलग अलग नाम है, हमारे नोट्स के अंदर है महाजनपद में दिए हुए कि 4 अलग अलग तरीके की सिस्टम हुआ करते थे। नॉर्थ का अलग था, ईस्ट का अलग, 5 थे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल में अलग अलग चीजों पे अलग अलग बुलाते थे। सो अब जो राजा है इसको थियोरेटिकली, थियोरी में इसको पावर किसने दिया, एम्पावरमेंट कहां से आया, या इसकी अथॉरिटी कहां से निकलती थी, अथॉरिटी कहां से ओरिजिन हो रही है। तो जनरली एक और थ्योरी हमको मिलती है, द डिवाइन राइट, अधिकार, डिवाइन, वही तो बोल रहा हूं मैं, राइट, थ्योरी ऑफ किंगशिप। किंगशिप थ्योरी की इन्हें राजा का अधिकार कहां से मिला, हिंदी में क्या, ईश्वरीय अधिकार, ईश्वरीय। सो ये क्या बना मेरा, ये मेरा सोर्स आया, ये मेरा आर्टिकल नंबर हो गया 52। अब ईश्वरीय अधिकार कहां से आ रहा है,
बहुत ध्यान से समझना, आई एम टॉकिंग अबाउट 50% ऑफ हिस्ट्री हियर, मजाक में मत लेना। और हिस्ट्री को सब लोग मजाक में लेते हैं, इसलिए मजाक वाले आंसर आते हैं और मजाक वाले नंबर मिलते हैं। लेने दो, आपका काम है ढंग से करना। व्हाट इज ईश्वरीय अधिकार? आर्टिकल है, आर्टिकल 52 की तरह है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्पावरमेंट दे रहा है। क्या? ईश्वरीय अधिकार से राजा मोनार्कियल फॉर्म में हेरिडिटी को प्राइमोजेनिचर के साथ काम करता था। अब ईश्वरीय अधिकार कहां से आ रहा है? इसका सोर्स क्या था? तो इस समय पर कौन से धर्म ग्रंथ चल रहे थे? किस समय की बात कर रहा हूं मैं महाजनपद तक ही काम कर रहा हूं, वैदिक से महाजनपद। सो अब यहां अंतराल क्या आया? बाकी सारी चीजें सेम चल रही है मेरी, अब अंतर क्या दिखेगा? अर्ली वैदिक में क्या है सोर्स? ऋग्वेद। लेटर वैदिक में क्या है? और हाँ, और महाजनपद तक आते आते और बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया। तो राजाओं के ऊपर प्रभाव किधर बढ़ रहा है और किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो फ्लो समझ में आया किस चीज का? सिर्फ इस एलिमेंट का फ्लो देखो कि वैदिक पीरियड में, दैट इज दो हिस्से हैं, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक से महाजनपद पर आप आए हो, तो यहां पर डिफरेंस आपको क्या लिखना है? भर अबे सोर्स बुक, धर्म की तरह से नहीं करता। कहां हो तुम? यहां सोर्स का नाम डालो, किस सोर्स से। अब यहां जो सोर्सेज हैं वो बदल गए, यहां पर क्या हो गया? जो कंप्लीट वैदिक सिस्टम है, वैदिक प्लस ब्राह्मणास प्लस समथिंग समथिंग प्लस जैन सिस्टम प्लस बुद्धिज्म, कौन सी बुक्स हैं, कौन से टेक्स्ट हैं? अब यहां पर इनके नाम आएंगे, कौन से राजा फॉलो करते थे, कौन से राजा फॉलो करते थे, कौन से राजा फॉलो करते थे। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स हैं। यहां पे महाजनपद का नाम आएगा, राजाओं के नाम आएंगे जिनके एविडेंसेस हैं। ठीक है, कितना सिंपल है। सो फॉर्मेट को समझना और उस फॉर्मेट के हिसाब से काम अगर आप करोगे तो इट विल बिकम एब्सोल्युटली इजी। ये मेरा पहला सिस्टम हो गया। क्या? कितने एलिमेंट हो गए? राजा का जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर पहला एलिमेंट मोनार्कियल फॉर्म राजा है, दूसरा हेरिडिटी फॉर्म, तीसरा प्राइमोजेनेचर फॉर्म। अब ये तो हमने उसको उस पद पर बिठाने के लिए ईश्वरीय अधिकार का इस्तेमाल किया अर्ली वैदिक के अंदर, वेदों का, लेटर वैदिक के अंदर सारे सोर्सेस का, और बाकी शाबाश। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ये क्लियरिटी आ गई। अब अगला पार्ट जो मेरा बनता है इसी के अंदर, अब यहां मैं लिखते चल रहा हूं कि मैंने क्या क्या कर लिया। मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया ऑफिस ऑफ, हाँ, मैंने सबसे पहले क्या करा? इंस्टीट्यूट ऑफ किंग, किंग का इंस्टीट्यूट, इसको हमने डिफाइन किया। दैट इज द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इंस्टीट्यूट हमेशा रहेगा और राजा जो यहां एग्जाम्पल डालें, जो पर्सोनिफाई करेंगे वो मरते रहेंगे। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? अब ये जो राजा था, ये जो इंस्टीट्यूट था, इसको कुछ अथॉरिटी हमने दी थी। कहां से दी? अथॉरिटी कहां से निकाली इसकी? इंस्टीट्यूट निकाला, शाबाश, अथॉरिटी दे दी, तभी हमने इसको क्या बनाया? डिवाइन राइट थ्योरी का। यहां तक कंसेप्ट आ गया समझ में? अब क्या करेंगे हम? अब हमारा अगला कंसेप्ट चालू होगा। अगला कंसेप्ट क्या चालू होगा? अब आपको यह देखना है कि इस राजा के अथॉरिटी के अंदर क्या संपूर्ण अथॉरिटी दे दी गई। अब दैट इज इन डिग्रीज। आपके पास 3 एलिमेंट है और इन तीनों को समझ लोगे तो महाजनपद के बाद वाला काम एक जैसा है, चेंजेस यही हैं, ज्यादातर यही है। इसीलिए आप लोगों को वो मैंने पहले ही कंपैरेटिव बना के दिया और उसका ये एग्जाम्पल इसीलिए क्रिएट किया था कि इसके बाद आप लोग खुद करो। अब क्या दिया मैंने? राजनीतिक में मैंने अथॉरिटी बना दी। अथॉरिटी क्या बनाई मैंने? देखिए, अथॉरिटी के अंदर राजा को हमने जो बोला कि भैया तुम धर्मानुसार काम करोगे। क्या करोगे? तो यहां एक टर्म निकल कर आती है, दैट इज
धर्म, इंग्लिश में भी यही लिखना राजधर्म, बिकॉज धर्म की फिलॉसफी थी कौन सी? पुरुषार्थ वाली। सो पुरुषार्थ के अंदर राजधर्म का पालन करना है। अब जब राजधर्म का पालन कर रहे हैं, सो धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ मेरे पास इस चीज को समझना, देयर इज वन प्रिंसिपल, जितनी अथॉरिटी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बोला मैंने? शाबाश। व्हाट डू आई मीन बाय अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होना? को टर्मिनस एंड को इक्वल, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमने बोल दिया कि आपकी अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी कहां पर है? सो अथॉरिटी किस जगह पर है? अपने आप पर है, अपने महल पर है, अपने राज्य पर है, तो राज्य के किस किस हिस्से पर है? सो ही हैड द कंप्लीट अथॉरिटी, मतलब वो क्या बन गया? सुप्रीम। इसका हिंदी क्या है? सर्वोच्च। सर्वोच्च, नहीं यहां आएगा ना, सर्वोच्च। तो जब ये सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाला व्यक्ति था, तो इसकी मदद करने के लिए कोई लोग होंगे, तो यहां से जन्म लेता है एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज प्रशासन। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको समझिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो सकता है इसके पास क्लोज्ड काउंसिल हो, या हो सकता है इसकी ओपन काउंसिल हो, या हो सकता है कि दोनों हो सकता है कि ये कुछ मिनिस्टर्स के साथ काम करे सिलेक्टेड, और इनको अथॉरिटी दे दी जाए बाकी एग्जीक्यूटिव की। हो सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है हमारे यहाँ। अब यहां पर आप देखिए वैदिक पीरियड, नोट्स देखो, सभा समिति, 4 तरीके के हैं मेरे नोट्स देखो। अब जो मेरी काउंसिल्स हैं, अब यहां पर मेरा कौन सा पार्ट है? अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, महाजनपद, एमजे लिखो। अर्ली वैदिक में क्या है? सभा है, समिति है, और कौन सी है? 2 और हैं। पढ़ोगे तो ये मिलेगा ना, रिवीजन मारा होता तो पता होता कहां पे दिया है। चार तरह की कमिटीज हुआ करती थी। मिल गया? नहीं मिला? महिलाओं की स्थिति में देख ले, वहां पे भी दे रखा है मैंने, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, सोशल सिस्टम के अंदर। ये इतना आसान कराने के लिए है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ली वैदिक में राजा की मदद कहाँ कौन कर रहा था? तो सभा और समिति तो दोनों आपने पढ़ा है। तो समिति क्लोज थी कि ओपन थी? सभा ओपन थी कि क्लोज थी? और हाँ, विधाता और एक और है, 4 होती थी। ये कहाँ की है? अर्ली वैदिक। लेटर वैदिक के अंदर डाइल्यूट होने लग गई, गायब होने लग गई। महाजनपद आते आते नाम मात्र की बची थी। सो दैट इज द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ पीपल्स कंट्रोल। अब आया समझ में क्यों लिखा था मैंने रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, पीपल्स कंट्रोल। ये आपका डाउन होना चालू होता है अर्ली वैदिक से महाजनपद तक, और काउंसिल्स डाउन हो गई। अब ये बंदा जो सर्वोच्च था, ये एक और अधिकार अज्यूम कर लेता है अपॉइंटमेंट्स का, दैट इज नियुक्ति। यही नियुक्त करता था और यही पदच्युत करता था। यानी हट जाओ, हमने मांगी सफाई, तुमने दी बेवफाई। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अब ये जो अथॉरिटी थी ये वेरी करती थी। तो जनरली राजा को धर्मानुरूप काम करना है। कैसा? तो सबसे पहली चीज, चूंकि आपको धर्म के अनुसार चलना है, तो एक धर्माधिकारी होता था, कोई सा भी नाम हो उसका,
इसको कई जगह पर राजपुरोहित या पुरोहित कहा गया, या क्या कहा गया, महापुरोहित, और क्या कहा गया, बहुत सारे नाम है अलग अलग हिस्ट्री के अंदर, जो राजा को अलग अलग चीजें बताता था। अब कई बार यही बंदा, मतलब जनरली तो इसका काम था चैरिटी का, जहां हमेशा मिलता है, रिलीजियस फंक्शंस का, ये इसका काम था, लेकिन कई जगहों पर यही बंदा जुडिशियरी का हेड भी होता था। अब ये वेरिएशन है, वेरिएशन यहां नहीं दिख रहा है, तो जब भी पढ़ रहे हो तो टारगेट करना सीखो कि ये वाला बंदा जो रिलीजियस हेड था वो क्या करता था। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं थियोलॉजी, हिंदी में क्या कहते हैं, तो दैट इज अ थियोलॉजियन सपोर्ट। थियोलॉजियन सपोर्ट शुरू से, जब से धर्म साथ दे रहा राज के अंदर, वो थियोलॉजी है। अगर धर्मानुरूप काम कर रहे हो, किसी ग्रंथ के हिसाब से काम कर रहे हो, तो वो थियोलॉजी है। तो थियोलॉजियन स्टेट हम सिर्फ इसको मेडिएवल में पढ़ते हैं, जब मुस्लिम स्टेट्स आते हैं, वो तो उस समय भी था। व्हाट इज थियोलॉजी? आ गया तो आप समझ में आ गया बेस क्या बनाया हमने। अगर धर्म शास्त्र के ऊपर, मैंने कल बात करी थी, परसों बात करी थी, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नोट्स में है, आप नोट्स लेकर आओगे तो समझ में आएगा। ऐसे बैरंग होकर बैठ जाओगे बिना पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहली क्लास लूंगा नहीं ये वाली। सो थियोलॉजियन यानी ठीक है। सो थियोलॉजी, यहां पर एक वर्ड और मेरा निकाल लोगे, जहां वो मैंने पहले वो कौन कौन से वर्ड लिखे थे मैंने, मोनार्कियल, मोनार्कियल, हेरेडिटी, प्राइमोजेनिचर बेस्ड, प्राइमोजेनिचर और डिवाइन राइट, डिवाइन राइट, और अब एक और वर्ड मैंने निकाला थियोलॉजियन स्टेट, थियोलॉजियन। अब यहां पर एक चीज देखिए, जब वही बंदा अपॉइंटमेंट भी करने लगा है, वही बंदा इसका रिमूवल भी करने लगा है, वही बंदा, ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, यही लॉ भी बनाता था, सारे लॉ, यानी यही लेजिस्लेचर था। जो मेरी मर्जी होगी वो मैं बनाऊंगा। राजा बना रहा है विधि, राजा लॉ बना रहा है, राजा अपने ऑफिसर्स के तहत उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, और यही कई बार हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता था, हाईएस्ट जुडिशियरी, अर्थात तीनों ऑर्गन का हेड था, इसलिए यहां लिखा है सुप्रीम। सो लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, तीनों का सुप्रीम कमांडर बन जाता है, सुप्रीम हेड बन जाता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो मेरी मर्जी होगी मैं वैसा काम करूंगा। अगला शब्द मैं यहां लिख रहा हूं, ऑटोक्रेटिक, कीवर्ड्स दे रहा हूं तुमको, 50% ऑफ हिस्ट्री के अंदर ये यूज करना है। अब दो वर्ड और देंगे हम। एक राजा हो सकता है जो बहुत खराब था जनता के लिए या दूसरे लोगों के लिए, एक राजा था जो बहुत अच्छा था। सो ऑटोक्रेटिक के साथ दो शब्द चल सकते हैं, एक होगा डेस्पॉट और दूसरा होगा बेनेवोलेंट। इनका हिंदी बोलो तो। ऑटोक्रेटिक, थियोलॉजियन तो बताइए, धर्मशास्त्र, डिवाइन राइट, धर्म के अनुसार, प्राइमोजेनिचर तुमने बोला ज्येष्ठ अधिकार, हेरिडिटी यानी वंशानुगत, मोनार्कियल यानी राजशाही, ठीक है। इसका क्या है, डेस्पॉट, ऑटोक्रेटिक का निरंकुश, ठीक है, शाबाश, निरंकुश। आप डेस्पॉट का तानाशाह, तो ऊपर लिख रहा हूं ताना, यानी जो ताने मारता हो, यानी मैं तानाशाह हूं। वाह, परोपकारी। अब आ गया समझ में क्यों लिखा है ये सब, क्यों लिखा है। राजा के फीचर्स, पहले मैंने क्या बताया, ऑफिस, पहला ऑफिस है, कहां तक आ गया, यहां तक ऑफिस है। ऑफिस के बाद अब राजा के फीचर्स चालू हो गए। तो कोई भी राजा अगर दिया 3 मार्कर में, तो अगर वो अच्छा है
तो आप दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑटोक्रेटिक, बेनेवोलेंट। बुरा है ऑटोक्रेटिक, डिस्पॉट, औरंगजेब, सिंपल है। बलबन, डिस्पॉट। फिरोज शाह, बेनेवोलेंट, लेकिन उसके साथ यह जाएगा फिलोजियन। आगे कंसेप्ट समझ में। अब जो ये काम हो रहे हैं, इन काम के बाद आपका राजा का एक बहुत बड़ा फंक्शन उस टाइम पर होता था, दैट इज इंपीरियलिज्म। नाउ एग्जीक्यूटिव की इस समय पर दो ब्रांचेस कही जा सकती है, एक जनरल वाला है और दूसरा है मिलिट्री और फॉरेन। जनरली एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती थी राजा की, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट मिलता है। तो जिस जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन किताब में दिया गया है, जहां पर भी दिया गया है, उसको 11 नंबर में तैयार करना है। जहां नहीं है वहां नहीं करना। जैसे आपको चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है मेंस के अंदर, तो 11 नंबर में वो तैयार होना चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज यहां इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास सोर्स हैं जो बताते हैं। क्लियर हो रहा है कितना? अब ये जो जनरल है ना, इस जनरल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था फाइनेंस या रेवेन्यू। अब ये जो रेवेन्यू है, इसको बढ़ाने का काम ही मिलिट्री एक्सपीडिशन करते थे। लूटपाट का काम था। हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे तो हमारी जमीन छोटी है, हमें बड़ी जमीन चाहिए, बड़ी जमीन आएगी ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ज्यादा रेवेन्यू आएगा ज्यादा तलवारें आएंगी, ज्यादा ढाल आएंगे, ज्यादा सैनिक आएंगे और ज्यादा जगह को जीतेंगे। जब हम अपनी शक्ति को बिना किसी वजह से बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हम जमीन के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, अगला वर्ड आ जाता है इंपीरियलिस्टिक, इंपीरियलिस्टिक या इंपीरियलिज्म। अब ये कुछ राजा मिलते हैं और जितने आप विजयी अभियान देखोगे, जितने बड़े बड़े राजा विजयी हुए, उनके आगे ये शब्द लगा दोगे, इसका हिंदी साम्राज्यवादी। शाबाश, साम्रा सही है। नहीं, इतनी भी खराब नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। हो गया? चलिए 3 मार्क कर अशोक लिख दो। देखो जल्दी से, समय नहीं है अपने पास, क्योंकि हम लाइव हैं, हम जिंदा हैं। ना एक लाइट ऑफ करके भी, अरे वो लाइट नहीं आती ना, तो दोनों तरफ का कम से कम बाद में देखने को तो हो जाएगा। हाँ, इतनी देर लगाई तुमने तो फिर एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का। हाँ, हमें मालूम है तुम क्या लिखोगी। हमने बहुत अच्छे से चीज बोली, आपको शब्द दिया है अशोक। अशोक इधर वाले शब्द हैं या अशोक इधर वाला शब्द है? आगे समझ में कितनी गलत काम किया तुमने यही चीज नहीं समझी कि किंग एज एन इंस्टीट्यूट और किंग एज अ पर्सन, उधर पर्सन है, इधर इंस्टीट्यूट है, इधर थ्योरी है, आपको वहां काम करना है। दैट इज योर मिस्टेक। तुम्हारा क्लियर थॉट ही नहीं हुआ कि मैंने कितनी भयंकर वाला डिस्टिंक्शन बता दिया कि आपका आंसर ऐसे होंगे। ये वाला 99% नहीं आएगा 3 मार्कर में। आपका यहां से शुरू होगा। किस तरह का था अशोक का राजा? कैसा था? डेस्पॉट था, बेनेवोलेंट था? पहले डेस्पॉट था, बाद में बेनेवोलेंट था। लिखो। इसलिए जो हम 3 मार्कर की प्रैक्टिस आपको कराते हैं ना, जो चार्ट बनवाने की कोशिश करते हैं, वो इसीलिए होती है कि आपने एक टाइटल लेना है। टाइटल क्या है अशोका का? देवनाम पियदासी। यहाँ से शुरू करना है आपको। अब वो मैं यहाँ थोड़ी लिखाऊंगा, वो तो मैंने फ्री में काम कराया आपको, वो कराया ही इसीलिए। देवनाम पियदासी, मौर्यन। मौर्यन, मौर्यन क्या कर देगा? मेरी डायनास्टी बता देगा। इंपीरियलिस्टिक, और क्या है? अशोका लिखा नहीं लिखा? देवनाम पियदासी, मौर्यन,
अशोका लिखो, नहीं ऊपर पहले ही आएगा वो। देवनाम पियादासी अशोका, देवनाम पियादासी अशोका was an autocratic despot, imperialistic autocratic despot, और सेंचुरी डाल देंगे। ये आपके ऊपर है, मैं तो पहले लिखवाता हूँ, आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। You have to come to the lines, you have to start with scratch. I am highly देवनाम पियादासी सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक हिंदी में देखो, देवनाम पियादासी मौर्य सम्राट अशोक एक साम्राज्यवादी निरंकुश तानाशाह था। और यहां अशोक के बाद उसका टाइम पीरियड डालोगे। या मेन जो है ना, अब यहां पर ये तो हमने अशोक को ले लिया, बहुत गलत काम किया। यह आंसर बिंदुसार के लिए अच्छा है, यह आंसर अशोक के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अशोक जब भी पूछा जाएगा तो उसका बदलाव, उसको बेनेवोलेंट बताना है। क्योंकि हमने स्टार्ट किया देवनाम पियादासी से, आपको सीधे क्वेश्चन उठाना चाहिए था कि मैंने अगर पहली वर्ड जो है वो पॉजिटिव लिए हैं तो एंड मेरा निगेटिव कैसे हो सकता है। वॉज अ बेनेवोलेंट डेस्पॉट आफ्टर कलिंगा वॉर। और ब्रैकेट में लिखना धम्मा, क्या लिखा, धम्मा घोष, बस बेनेवोलेंट के ब्रैकेट में लिखोगे धम्मा घोष। अब आंसर आप मुझे पढ़ के बताओ। अब वो पॉजिटिव आंसर हो गया अशोका का। तो हमको जब दिया जाता है ना तो उसके पीछे का कंसर्न पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है और ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो सामने उभर कर आएंगे। मालकी ने चेक कर दी, 300 कॉपियां अभी जाना देने, सबमिट करना, हो सकता है वो फिर से दे दें। कंप्लीट ऑनलाइन, सारे मार्क्स ऑनलाइन चढ़े, कुछ भी फिजिकल नहीं है। यहाँ है, हमें नहीं मालूम किसकी कॉपी है, फिक्टिशियस रोल नंबर है सब पर, अज्ञात रोल नंबर हैं सारे। आपको मालूम है आपकी जो कॉपीज होती हैं वो आपको कॉपी दूसरी नहीं देंगे एग्जाम में। रीजन बता सकते हो क्यों? कॉपी का जो नंबर है इट बिकम्स योर रोल नंबर, वही हो रहा है उसके अंदर। जो फिक्टिशियस नंबर इज कॉपीज नंबर। तो उसके अंदर मालकिन ने किसी को 80 नंबर भी दिए, अच्छे नंबर दिए, फेल किसी को नहीं करा। तो जब भी आप आंसर देते हो तो सामने वाला दया दृष्टि रखता है, लेकिन अगर कचरा आंसर होगा ना तो आपको कुछ नहीं मिलना। यहाँ रटा क्या है, सबसे पहला क्या वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड क्या है, चौथा वर्ड क्या है, पांचवा वर्ड क्या है, छठा वर्ड क्या है, अगला दो तरीके का। शाबाश शाबाश, यही है बस हिस्ट्री। दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, नथिंग मोर नथिंग लेस। राजा की हिस्ट्री खत्म। अब हिस्ट्री किसकी चालू होती है? अब वो आपसे एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा तो यहाँ पर आएगी पॉलिसी और एडमिन। मिलिट्री के अंदर उसका आएगा यहाँ से निकलता हुआ, साम्राज्यवादी से मिलिट्री का, या तो उसने डिफेंस किया होगा या उसने अटैक किए होंगे, कोई विश्व विजयी या अश्वमेध यज्ञ किए होंगे। व्हाट इज अश्वमेध यज्ञ? जिसके आगे अश्वमेध यज्ञ लगाए तुम क्या लिखोगे? बेनेवोलेंट था वो, तो सबको जा जाके घोड़े बांटता था। साम्राज्यवादी शब्द आएगा। जहां अश्वमेध यज्ञ मिल गया इज इक्वल्स टू मेरा घोड़ा जहां जहां तक जाएगा वो मेरा एरिया। अब अगर किसी ने 2 यज्ञ करे, 4 यज्ञ करे, व्हाट डज राजसूय यज्ञ टेल्स यू? अच्छा, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ है। जस्टिफिकेशन का काम समझ में आना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई सिंगल स्टेटमेंट। अगर मैंने ये बोल दिया कि जस्टिफाई दैट वैदिक हिस्ट्री किंगडम्स दे आर थियोलॉजियन इन नेचर, 99% क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। वो बोलेगा प्रकृति कैसी थी, नेचर।
तो धर्म अनुरूप, अब वो बोलेगा कि धर्मानुरूप राजनीति को बताइए किस प्रकार से थी, तो जस्टिफाई कैसे करोगे? धर्म कहां से चल रहा है? मंदिर मस्जिद नहीं बन रहा है उस समय, यज्ञ हो रहे हैं उस समय। तो यज्ञ क्या है? वो जो थियोलॉजी है ना, उसको यहां जोड़ना, राजसूय और अश्वमेघ, ध है, ध है, ध ध ध धनुष का, अश्वमेध यज्ञ। और कितने यज्ञ होते हैं? क्या कंसेप्ट निकला? अब आपको क्या करना है? अब ये सिंपल है, ये हर जगह का अलग आएगा, राजा राजा में अलग आएगा, ये राजा राजा में अलग आएगा। सो यहाँ पर पहले मौर्यन करोगे, सबसे पहले ये वाला है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, 11 नंबर में लिखोगे। सबसे पहले तुम्हें बेसिक निकालना है। अब 11 नंबर का जो आंसर तुम बनाओगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो किस प्रकार से बनेगा? पहला पैराग्राफ के अंदर तो ये वाली चीजें डालोगे। अब तुम्हारा कंपोजिट लाइन बनाओ जरा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की ओपनिंग लाइन कि मौर्यन डायनास्टी किस प्रकार की थी। इसके अंदर पहला नाम डाल सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य, बनाओ। पहले ऊपर के नाम लिख दिए, बने कितने साल में? बोलिए। महाराजा चंद्रगुप्त, founder of Maurya dynasty, was an imperialistic autocratic benevolent king. मैंने चंद्रगुप्त थोड़ी बोला। Maurya dynasty साम्राज्य। कहाँ हो? क्या बोला था? उसको दिमाग में फ्रेम करो बेटा। पहला लिखा है मौर्य साम्राज्य ईश्वरीय अधिकार प्राप्त ज्येष्ठ अधिकारी वंशानुगत राजतंत्र था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र। राजतंत्र के पहले तुमको वो लिखना है, मौर्य साम्राज्य ईश्वरीय अधिकार उधर आएगा। हाँ और सेकंड टाइम में लिखा नहीं, पूरा पढ़ो इसको, मौर्य फिर से बनाओ उसको, उसमें वही लिखो फौरन, बाद में कुछ नहीं होता, उसी टाइम लिखना है। मौर्य साम्राज्य ज्येष्ठ अधिकारी वंशानुगत ईश्वरीय अधिकार प्राप्त राजतंत्र था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य ज्येष्ठाधिकारी वंशानुगत ईश्वरीय अधिकार प्राप्त राजतंत्र था जिसकी स्थापना पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त ने की। हालांकि गलत है ये, पाटलिपुत्र नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखो। क्यों? क्योंकि उसने अपना एम्पायर तो बिल्ड करना चालू कर दिया था जब धनानंदा को हराया, तो धनानंदा का जो पूरा एरिया था वो उसके पास आ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य राजधानी पाटलिपुत्र ईश्वरीय अधिकार प्राप्त धर्मशास्त्री ज्येष्ठ अधिकारी युक्त वंशानुगत। अब तुमको जो उचित लगे वो लिखो, जो तुम्हें आराम से अंदर से निकलता उस तरीके से लिखो। तुमने क्या लिखा? हमने चंद्रगुप्त मौर्य दिया ही नहीं था, मैंने मौर्यन डायनास्टी दिया, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर नहीं है तुम्हारा आंसर, पढ़ो सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम में आपने काउंसिल जो लिखा है वो एग्जैक्ट पढ़ो ना। वो इसके ऊपर नहीं है। बताओ क्या लिखा है? If you are not going to practice, you are not going to learn the arrangement of the words. Words are the keywords and only keywords are being checked. If we are not writing the keywords, we are not going to get marks. As simple as that. क्या बोला मैंने आपसे? मैंने कीवर्ड लिख दिए, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरा आंसर जो बनना था वो आंसर मैंने आपको दिया। मैंने क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल दिया। क्वेश्चन मेरा है डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्कस द मौर्यन एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। इतना सिंपल है। इसकी ओपनिंग को लिखना है। आंसर मैंने आपसे ये नहीं बोला कि चंद्रगुप्त लिखें, आंसर मैंने आपसे ये नहीं बोला कि मौर्यन लिखें। तो मौर्यन डायनास्टी क्या थी, किस तरह से काम करती थी, वो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ आना चाहिए। सो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा शुरुआती यहाँ तक। अब यहाँ पर थियोलॉजियन प्लस
प्लस अगली किताब मेरे पास आ जाएगी अर्थशास्त्र। ये क्यों नहीं खोला हमने? धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार, अब ये प्योर थियोलॉजियन नहीं रहा, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन जो मौर्यन एम्पायर दिखाता है। हमने आपको अभी अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक और महाजनपद का डिफरेंस बताया कि वहां धीरे धीरे रिपब्लिकन सिस्टम डाउन पे जा रहा था और धर्मानुरूप काम ज्यादा हो रहे थे। जब धर्मानुरूप काम ज्यादा हो रहे थे वही समाज में भी चल रहा था, इसी वजह से ब्राह्मणिज्म अपने पीक, इसी वजह से बुद्धिज्म ऊपर उठा, इसी वजह से जैनिज्म ऊपर उठा। पैरेलल्स हैं। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और जब आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपकी सोच जो है वो पैरेलल्स के ऊपर चलेगी। यही कारण है कि हमारे पास एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन बनता है जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके बीच में। किस तरीके का बनता है? एक वो लोग होते हैं जो बड़े आराम से चीजों को पैरेलल में ले लेते हैं, एक वो लोग होते हैं जो नहीं ले पाते हैं। जो लोग नहीं ले पाते हैं उनका मैं क्या कर सकता हूं? बता सकते हो? यस। तो मैं कैसे सिखाऊंगा? मैं सिखाता हूं प्री में। क्या कराया आपसे? जिन लोगों ने करा, मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से लिखना सिखाया, अपने नोट्स बनाना सिखाए। अब वो जो नोट्स थे उसके अंदर ऑर्डर है उन लोगों के लिए जो ये पैरेलल क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ताकि 3 नंबर में अगर उन्होंने बोल दिया मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनास्टी, बड़ा आराम से आ सकता है। तो कौन कौन से कीवर्ड का वो इस्तेमाल करेंगे वो मैंने वहां लिखा दिए। अब मेरा क्वेश्चन ये यहां खत्म हो गया 3 मार्कर के लिए। अब मैं आप लोगों की प्रैक्टिस क्या करा रहा हूं? मेरी ओपनिंग, यही वाली ओपनिंग आप चाहो तो दूसरे क्वेश्चन में फंसा सकते हो। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। डिस्कस दी पॉलिटिकल एंड एडमिन सिस्टम कहीं का भी ऑफ एक्स वाई जेड। ओपनिंग क्या होगी? ओपनिंग क्या होगी? एक्स वाई जेड क्या है? डायनेस्टी के ऊपर। तो डायनास्टी किस प्रकार की है? तो दैट इज ऑफिस। एक डायनास्टी के अंदर एक ऑफिस है। क्या वो वंशानुगत हमेशा चली? हो सकता है नहीं चली हो सकता है चेंज हो, हर जगह तो नहीं हो सकता, लेकिन जहां जहां है वहां आप उसको लिखेंगे। तो ये आपका दिमाग खुला होना चाहिए कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं तो क्यों। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एडवांस ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझो इस चीज को कि मेरा सवाल है ये। तो ओपनिंग कैसी होगी? ओपनिंग इज एवरीथिंग इन मेंस। ओपनिंग इज एवरीथिंग इन मेंस। क्या लिखा हमने? मौर्यन साम्राज्य, ज्येष्ठाधिकार, वंशानुगत, ईश्वरीय अधिकार एवं अर्थशास्त्र आधारित किस प्रकार का राजतंत्र था? शाबाश। अब यह आ गया कि सारी शक्तियां कहां हैं? हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, वो मुझसे मत बोलो, क्योंकि शब्द तुम लिखोगे, तुम अपने हिसाब से ही लिखोगे मेंस में। मेरा काम है कीवर्ड्स देना, क्योंकि तुम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो वही लैंग्वेज तुम्हारी हाइपर होनी है वहां। मेरे हिसाब से लैंग्वेज लिखोगे तो तुम रट के जाओगे और ढक्कन के हो जाओगे वहां। कुछ क्वेश्चन में लिख पाओगे, कुछ क्वेश्चन में नहीं लिख पाओगे। इसका कारण मेरा अपना है। कई क्वेश्चन मैंने रटे थे, क्योंकि मैंने एक पेपर लास्ट में उठाया था, मैंने सोशियोलॉजी ड्रॉप कर दिया था। मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं उसको जस्टिफाई कर पाता, और हिंदी मालूम थी वीक है, पहले से मालूम था कि वीक है, स्कोर कम होगा। फिर भी हमने उम्मीद करी थी 150-160 पे आ जाएंगे, वो भी नहीं आए। जहाँ जहाँ 200 की उम्मीद थी वहाँ नहीं आए। सो व्हाट आई डिड, आई रटोड क्वेश्चन, पूरे बनाए, पूरी फ्रेमिंग करी क्वेश्चंस की, बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें निखारा, कहाँ डायग्राम फंसेगा, कहाँ क्या फंसेगा, कहाँ क्या होगा।
तो जिस पेपर में मैंने ये प्रैक्टिस करी थी उस पेपर का मुझे वो विड्थ नहीं आती जैसे मुझे लोक प्रशासन में आती है या समाजशास्त्र में आती है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में आती है, लेकिन मेरे को वहाँ 200 से ऊपर नंबर थे सिर्फ बिकॉज आई प्रैक्टिस्ड। और किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि सारे क्वेश्चंस बने बनाए आ गए। ये भी नंबर नहीं देते, ये भी याद रखना। और वाव वाले आंसर्स लिखें विद डायग्राम्स, पूरी फ्रेमिंग करके। और उस रटने में मैं भूला हूं, रटने के बाद भी वहां पर मैं भूल गया था, इसलिए कोशिश ये करना है इनको अंदर आत्मसात करना है, शब्दों को, कीवर्ड्स को आत्मसात करने के बाद आपको अपने उत्तरों में, अपने आंसर्स के अंदर उन कीवर्ड्स को लिखना शुरू करना है। एकदम से सारे नहीं लिख सकोगे और ये सारी कंप्लीट लिस्ट नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है मुझको, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे बनाऊंगा? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पहला लाइन, अगर ये 5 मार्कर है तो तुम्हारे पास जगह ही नहीं है, तो 5 मार्कर के अंदर 2 लाइन तो तुमने वो लिख दी है कौन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और चूंकि साम्राज्य था, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के साम्राज्य हो नहीं सकता। अब उसके बाद जो तुम्हारे पास बॉक्स बन रहा है बचा हुआ, लास्ट की लाइन और लिखना है, 2 लाइनें। तो अगर 3 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे चली गई, 5 लाइनें खत्म हो गई, 9 लाइन में से बचा क्या तुम्हारे पास एडमिन लिखने के लिए? इसलिए कीवर्ड्स का अरेंजमेंट यहां पे लाइन बचाएगा, ये समझो। यहां लाइनों का खेल है, फ्रीडम नहीं है कि लिख लो भैया जितना लिखना है, साम्राज्यवादी हो जाओ अपने आंसर में, ना हो सकते भैया। ये तो यूनियन की कॉपी एक अपनी लिमिट में रह ले भैया तू। सो कोशिश ये करिए कि यहां 2 लाइनों में अपनी ओपनिंग कर दें, और अगर इसी ओपनिंग को तीसरी लाइन में जाना है तो इसको एलिमिनेट कर दें। जो लास्ट में लिखने वाली चीज है, अगर ये तीसरी लाइन में फंसा सकते हो तो एलिमिनेट कर दो। कैसे? आपने जो पूरा स्टेटमेंट लिखा उसके अंदर अपने कुशल एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन से इतने साल तक शासन कर पाया, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार, या उसी को कंटिन्यू करते हुए। वो वर्ड अगर आपने वहां फंसा दिया तो ये नीचे की जगह नहीं है, जरूरत नहीं है। अब आपके पास जगह बच गई 6 लाइनें। 6 लाइनें फिर भी सफिशिएंट है, फिर भी सफिशिएंट है। अब इसको किस तरह से करना है? तो 2 चीजें करना है आपको। पहला काम होगा स्ट्रक्चर, हिंदी में क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बोला? शाबाश। संरचना, फंक्शन क्या है? अब संरचना किस प्रकार की है? मैंने बताया सुप्रीम है, तो कौन सुप्रीम है? किंग, एम्परर, ठीक है। इसके नीचे कितनी लाइनें खींचनी चाहिए? मैं आर्टिकल्स लिख देता हूं, मैं आर्टिकल लिख देता हूं तो तुम समझ में आएगा। आर्टिकल 52, आर्टिकल 79, आर्टिकल 124। क्या लिखा? 52 प्रेसिडेंट वही है, पार्लियामेंट वही है, सुप्रीम कोर्ट वही है, कार्य क्या है? 53। 53 के अंदर 2 पार्ट हैं, जनरल और मिलिट्री। तो यहां पे जब भी खोलोगे तो एग्जीक्यूटिव के अंदर खास तौर पे ये याद रखना, एग्जीक्यूटिव में सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू, दूसरा है मिलिट्री, और तीसरा है तुम्हारा बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये राजाओं में करना है, डेमोक्रेटिक सेटअप से ये अंतर आ जाता है। अब इसका ये ग्राफ बनाया आपने, तो आपको यहां पता होना चाहिए कि इसका एग्जीक्यूटिव कौन था, इसका लॉ मेकिंग काउंसिल कौन सी थी, इसकी जुडिशियरी कौन सी थी। तो यहां पर आपका नाम आएगा ABKLM, यहां पे लिख दोगे NOPQ, व्हाटएवर जो भी नाम है। और फिर इसके बाद फिर क्या होगा? रेवेन्यू जैसे ही लिखा तो यहां उसके टाइप्स डालना है, टाइप्स और कलेक्ट करने वाला। मिलिट्री लिखोगे तो सेना का स्ट्रक्चर, आर्मी स्ट्रक्चर। बेसिक बोला है अभी, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन बस बताना है। फंक्शन मैंने ऊपर लिख दिए, स्ट्रक्चर नीचे बन रहा है, हायर टू लोअर ऑर्डर। अब यहां पर कुछ जगहों पर आपको समस्या आएगी।
समस्या क्या आएगी, ये हमने बात करी सेंट्रलाइज्ड की, यूनियन की। गुप्तन में आओगे तो समस्या दूसरी हो जाएगी कि वहां पे दो तरह का एडमिन था, एक था सेंट्रल जो उनकी खुद की प्रोविंस थी, एक था ऑक्यूपाइड या ऐसे राजा जो उनके फ्यूडल थे। ये यहां पे तो दो तरीके का सिस्टम बनना है, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन तुम्हें सल्तनत में दिखेगा। एकता प्रोविंसेस में, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहां पे करना है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर स्ट्रक्चर बनाओ अलग अलग जो मॉडर्न लाइंस के हिसाब से, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ओपन करना है। एग्जीक्यूटिव के अंदर 3 हिस्से आएंगे, एग्जीक्यूटिव में 3 हिस्से कंपलसरी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और अब इसका खेल क्या है, इसको करोगे कहां से, कैसे करना है इसको? तो करने का तरीका सबसे आसान ये होता है कि सबसे पहला काम करो, 5 नंबर में मौर्यन रेवेन्यू लिखो, 5 नंबर में मौर्यन मिलिट्री लिखो। अब 5 नंबर में लिखने का मतलब समझ लेना, पहली 3 लाइनें गायब। तो हमारा जो 5 नंबर है वो कितने लाइनों में आ गया, श्रिंक हो गया, 9 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें गई, तो 5 लाइनों की मार्जिन लेके चलोगे। 5 लाइन में रेवेन्यू फंसाना है तुम्हें, डायरेक्ट टू द पॉइंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, नथिंग एल्स नथिंग मोर। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ऊपर क्या लिखना है। अब इसी को मान लेता हूं मैं 5 नंबर में सिर्फ पूछ लिया मौर्यन रेवेन्यू, तो पूरा मौर्यन नहीं लिखना अपनों को, ओपनिंग। तो 3 मार्क में मौर्यन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की ओपनिंग चाहिए। अब कहां आ गया मैं, अब देखो आप समझो कि यहां से हम नीचे आना चालू कर रहे हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, टाइप क्या था, कहां से निकल रहा है, ये शब्द आएगा अब यहां पर, ऑटोक्रेटिक, सेंट्रलाइज्ड, ये शब्द आ गया, 2 शब्द आ गए मेन। रेवेन्यू काय के लिए था, काय के लिए था, इंपीरियलिस्टिक। तो ये जो इंपीरियलिस्टिक है ये एंड आएगा इसका, इंपीरियलिस्टिक, ये एंड में होगा पॉलिसीज। तो सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम काय के लिए, फॉर इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज। अब बताओ आप, अब आप आपका आंसर बोलो, इसकी ओपनिंग बोलो। 3 नंबर में मौर्यन रेवेन्यू, Centralized revenue system for imperialistic policy. और 2 तरीके की है। अब यहां एक चीज याद रखना, यहां पर एक चीज याद रखना कि मौर्यन अगर आप बोल रहे हो ना, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इंपीरियलिस्टिक से, क्या बोलते हैं, धमघोष। 2 चीजें आएंगी, शाबाश, शाबाश। तो एक वर्ड यूज करेंगे मिक्स। डायनास्टी वेरी कर रही है, चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य फैलाना है, बिंदुसार ने उसको बना के रखा, अशोका शुरू में अपने भाइयों की हत्या करता है, चंड कहलाता है, और उसके बाद फिर वो एक युद्ध लड़ रहा होता है, कलिंगा के युद्ध के अंदर उसको एक सज्जन आके, फिर 2-3-4 साल उनको लगते हैं, जब वो अपना डिक्लेरेशन देते हैं, माइनर एडिक्ट अशोका का, उस माइनर एडिक्ट के अंदर वो बोलते हैं कि मैं अशोका इतने साल से धम के। तो अशोक ने क्या किया कि इंपीरियलिस्टिक नेचर को भी अपनाया शुरुआत में, बाद में वो बन गया बेनेवोलेंट। सो मिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक, डेस्पॉट एंड बेनेवोलेंट पॉलिसीज, और साथ में इंपीरियलिस्टिक। क्यों? अशोका ने धम घोष को अपनाने के बाद भी, अब वो जो स्टेट जीता था उसे वापस नहीं किया, तो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी का शब्द तो रहना ही रहना है। अब आप ओपनिंग लिखो, और ना मजा आए तो फिर बोलो कि एक दिन में तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। है मौर्यन रेवेन्यू सिस्टम, हिंदी में क्या हो गया, राजस्व व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था। तो जब साम्राज्य बोला जाएगा, डायनास्टी बोली जाएगी, तो सारे राजा आएंगे। इसके अंदर चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक का पहला हिस्सा एरिस्टोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डेस्पॉट है। एक शब्द और लिख लो, एरिस्टोक्रेटिक, इसका हिंदी बताओ।
एरिस्टोक्रेटिक, डेस्पॉट टू बेनेवोलेंट रेवेन्यू पॉलिसीज हैं। फिर से देखना इसको, है ना, क्या शब्द न लगाओ, कोई भी बात नहीं है। तो अब आप लिखे क्या हो, बताओ जरा मुझको, गुनगुनाना मत। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, अभी के लिए ठीक है। कितने शब्द हो रहे हैं रफली? चलेगा। आपने क्या लिखा? Centralized revenue system. हाँ, Century ये was- शब्द नहीं है उसमें, केंद्रीकृत। was autocratic, mix of despot to benevolent, imperialistic in nature. इंपीरियलिस्टिक इन नेचर, इंपीरियलिस्टिक ऊपर लगा दो ना कहीं पे भी वर्ड, यानी तुम्हारे अंदर अभी वो शब्द आत्मसात नहीं हुआ है कि उस शब्द का इस्तेमाल क्या किया जाए। ये समस्या है, लैंग्वेज की समस्या है। तो वो अलग से जो लिख रहे हो ना, वो तुम्हारे दिमाग में कर रहा है कहाँ लगाना है, तो यू हैव टू प्ले। इसलिए आप लोगों से जो बोल रहा हूँ ना, लिखो, लिखोगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन होगा तो आगे बढ़ोगे। आपने क्या लिखा श्रीमान? अच्छा आंसर था दोनों का वैसे। Foreign Empire 321 BC to 185 BCE was a mix of autocratic, despotic to benevolent, imperialistic revenue policies. अच्छा लिखा है। Mauryan Empire 321-185 BC was a mix of autocratic, नहीं, Mauryan Empire revenue administrator, Mauryan Empire हटाओ, Empire क्यों आया यहाँ? Mauryan revenue, Mauryan के आगे वो तुम्हारा टाइम पीरियड डलेगा। Mauryan revenue administration was a mix of autocratic, despotic to benevolent, imperialistic revenue policies. इसको फिर से मर्ज करो, इसके अंदर एम्पायर नहीं डालना है, इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज डालना है आपको। शाबाश, वेरी गुड। क्या लिखा? Foreign Empire centralized revenue system to imperialistic form of policies. थोड़ा सा शब्दों को आगे पीछे करो, बढ़िया है, आगे पीछे करो थोड़ा सा बनेगा। अब इसी को अगला लिखो, मिलिट्री पॉलिसीज। मौर्यन इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, मैंने क्या दिया 3 मार्कर? मौर्यन इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। इंपीरियलिस्टिक मतलब Territory बढ़ाना. शाबाश। अब यहां पे आएगा चंद्रगुप्त से अशोक तक का काम, तो दोनों नाम आने चाहिए, क्योंकि बाद वालों ने इंपीरियलिज्म नहीं किया, बाद वाले टूट गए, डिवाइड हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग, बेटर देन द रेस्ट। क्यों? ग्रीक इन्फ्लुएंस था, ग्रीक स्ट्रेटेजीज थी जो उस टाइम इंडिया में नहीं थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने वेस्ट के अंदर से सीखना चालू किया था। सो नई सिस्टम के ऊपर काम करता था, वो फास्टर काम करता था। फास्ट इज वेरी गुड। अगला क्या था? स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम, अब ये सिस्टम वर्ड अलग है, मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, और रिवेन्यू, रिवेन्यू में भी बेटर आएगा। सो पहला वर्ड लिखेंगे आप बेटर रेवेन्यू मिलिट्री एंड स्पाई सिस्टम। बेटर मिलिट्री रेवेन्यू, मिलिट्री स्पाई एंड रेवेन्यू सिस्टम helped Chandragupta I to Ashok, helped Chandragupta I to Ashok in establishing largest empire in ancient India. लंबा है, लंबा है। अब इसको मैं पलट के भी लिख सकता हूं। अब इसमें लार्जेस्ट हटा भी दूं तो चलेगा। Mauryan Empire was established by better military campaigns, comma, revenue policies and spy system by CG1 to Ashok, by Chandragupta I to
अशोका, ये एक मेथड है। कैंपेन और एक्सपीडिशन एक ही है, एक ही तरह से ले सकते हो। अब यहाँ पर बेसिकली पूरे भारतवर्ष पे कॉन्कर करना वो आता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के साउथ नहीं गया। ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द साउथ ऑफ कर्नाटका। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का नक्शा बनाया है अभी जो नई वर्तमान पार्लियामेंट बनी है उसके अंदर। वो अखंड भारत का नक्शा नहीं है, RSS का नक्शा नहीं है, याद रखना। लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो सिखा रही होगी। वो कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत के अंदर कौन सा क्लोजेस्ट साम्राज्य वैसा था, तो रिजेंबल या तो वो कनिष्क का करता है, लेकिन कनिष्क इतना साउथ में नहीं था जितना साउथ का वहाँ पे नक्शा दिया गया। तो थोड़ा सा एलिमेंट है जिनको समझने की कोशिश करो। सो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सॉरी हमने बोला है इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। सो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी का अर्थ ये होता है कि उसके अंदर सबसे पहली चीज होती गोल, ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉन्कर एज मच एज पॉसिबल। सो कॉन्कर मोस्ट ऑफ इंडिया, कॉन्कर मोस्ट ऑफ इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अफगानिस्तान था पार्ट इसका, पाकिस्तान इसका पार्ट था, बंगाल इसका, बांग्लादेश इसका पार्ट था। तो क्या हुआ? शाबाश, सब कॉन्टिनेंट शब्द आएगा यहाँ पर, कॉन्कर शब्द आएगा, और इंडियन हटा दो तो सब कॉन्टिनेंट भी काफी है क्योंकि 10 शब्द हैं। कॉन्क्वेस्ट, अब इसको तीसरे अंदाज में लिखो, दो और बेहतर अंदाज बता रहा हूं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट बाय बेटर मिलिट्री campaigns and नहीं, मिलिट्री कैंपेन्स कॉमा रेवेन्यू एंड स्पाई सिस्टम्स। अब इसको बोल के सुनाओ क्या लिखा, क्या बना आंसर? हिंदी में करो इसको। conquest of subcontinent by better military campaigns, revenue and spy system. कितने वर्ड हुआ? आ गया, ऑब्जेक्टिव भी आ गया, कैसे कर रहे हो वो भी आ गया। अगला लिखो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशियल एंड बेनेवोलेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास। इसको बना तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, सिंपल, या मौर्यन जुडिशियरी या मौर्यन जुडिशियल सिस्टम। हाँ, थियोलॉजियन आप लिख सकते हो या रिलीजियस बेसिस भी लिख सकते हो आप, धर्मशास्त्र आधारित, थियोलॉजी बेस्ड। क्या इम्पार्शल था या पार्शल था? दो तरीके का जस्टिस सिस्टम था, एक में सामान्य दंड दिया जाता था, एक में कंटक शोधक रहता था। इट वॉज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। तो इस चीज को आप पढ़ेंगे पहले कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सबको एक जैसा। जैसे हम आप बात करें पर्सनल लॉज की, आज इंडिया में हमारे पास यूनिवर्सल पर्सनल लॉज तो नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है ना, तो पर्सनल सिविल कोड्स हैं, तो उसके हिसाब से जजमेंट्स होते हैं ना। उसी तरह से वहाँ क्रिमिनल कोड भी वैसा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं था। तो जस्टिस सिस्टम को पढ़ना है, उसके सिस्टम्स लिखना है किस तरह का था, तो वर्ड कौन सा निकला। सिंपल, ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते। तो सबसे ऊपर वाला क्लासिफिकेशन क्या है?
धर्मशास्त्र आधारित, theology, थियोलॉजी बेस्ड, justice system, थियोलॉजी बेस्ड, एफिशिएंट, एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम। अब ये मैंने पहली चीज बोली है आपको, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखिए जस्टिस सिस्टम जब भी होगा उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसको लिखिए, इसको समझिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी जस्टिस सिस्टम। 75 मार्क्स की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ये रफली, ज्यादा भी आ सकती है। तो जस्टिस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिमिनल जस्टिस, टॉक अबाउट क्रिमिनल जस्टिस क्या है। आज क्या होता है, सबको जो चोरी करता हाथ काट देते हैं, क्या करते हैं? नॉर्मल सजा। तो उसको बंद करने का नजरिया है क्या पहला, कि उसको सोसाइटी से हटा दिया गया। दूसरा है रिफॉर्म, क्या उसको रिफॉर्म के लिए भेजा गया। या तीसरा है हाथ काट दिया गया ताकि दूसरे लोग चमक जाए। इनके शब्द क्या क्या है, इनके इंग्लिश में टेक्निकल शब्द क्या हैं। एक तो बोल ही दिया मैंने, रिफॉर्म करना। दूसरा क्या है, दूसरे को डरा देना कि दूसरा ये कार्य नहीं करे। जैसे गल्फ कंट्रीज के अंदर क्या हुआ, रेप का वो है ओपन चौराहे पे टांग दिया। बारबेरिक नहीं बोलोगे अभी, यहाँ हमारे पास शब्द नहीं है तो अननेसेसरीली ज्यादा एडजेक्टिव नहीं लगाना है। वन वर्ड फॉर बेस्ट, उसको ढूंढना है। डेटरेंट पहला होता है, ये डेटरेंट है, डेटर करे दूसरा आदमी नहीं करे वो काम, डेटरेंट। रिफॉर्म, डेटर, और तीसरा क्या है, आइसोलेट, सोसाइटी से हटा देना। तो यहां मॉरियन जस्टिस सिस्टम क्या करता था क्रिमिनल में। सो क्रिमिनल जस्टिस, क्या वहां हाथ नहीं काटे जाते थे, होते थे, कान काटते थे, गला काटते थे। सो इट वॉज डेटरेंट जस्टिस सिस्टम, डेटरेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, डेटरेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि दूसरे लोग वो कार्य न करें। अब आप लिखिए मुझे 10 शब्दों के अंदर जस्टिस सिस्टम ऑफ मॉडर्न जस्टिस सिस्टम, हाईलाइट बनाओ। और इसको बंद, हाईलाइट बनी भी कि नहीं, आपका आंसर रिपेयर कर रहा हूं। थियोलॉजी बेस्ड मॉडर्न जुडिशियरी सिस्टम, was meant for deterrent criminal justice, deterrent criminal justice। आपने क्या लिखा था उसके आगे, उसके आगे वाली लाइन क्या है, टेम्परेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वही है ना। अब आपका सेंटेंस ज्यादा कंसाइज हो गया। आपने रिवेन्यू कर लिया कि नहीं करा अभी, अपनों ने कौन कौन से करे अभी तक, रिवेन्यू करा, मिलिट्री करा, जस्टिस करा, ठीक है। अब आप लिखो परोपकारी एडमिनिस्ट्रेशन। आप सुनाओ आपने क्या लिखा, शाबाश। तुम क्या लिख रही हो, लिखो तुमने क्या लिखा, रिफॉर्म। सिविल में रिफॉर्म था, लेकिन उसमें भी जो था वो पनिशमेंट था। आपको जुडिशरी लिखना है, उसके 2 अंग है, एक सिविल है एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल तो 100% डिटरेंट था, जिसके अंदर आप गला हाथ पांव नाक काट देते हैं। इट वाज नॉट यूनिवर्सल, इट वाज नॉट यूनिवर्सल। आप पढ़ो उसको। तुमने समाज सुधारक क्यों लिख दिया, पढ़ के सुनाओ जल्दी से। धर्मशास्त्र आधारित मौर्य साम्राज्य अपराधों को हतोत्साहित। बस धर्मशास्त्र आधारित मौर्य साम्राज्य नहीं लिखना है, मौर्य न्याय व्यवस्था। साम्राज्य क्यों लिखा, मौर्य न्याय व्यवस्था। साम्राज्य हटाओ, न्याय व्यवस्था लिखो। मौर्य न्याय व्यवस्था आपराधिक गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए थे, या जो भी है, जैसा भी बने हो। हिंदी है, अपन उसके अंदर कमजोर हैं। आ गया, तो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, मिलिट्री हो गया, जुडिशरी हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं 5 नंबर में एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब लिखो आंसर। 5 मार्कर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करना है, क्या करना है, शाबाश।
क्या करना है? मेहनत क्या है? मेहनत क्या है? 3 नंबर की मेहनत है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या लिखाया? मौर्य साम्राज्य की डेफिनेशन, वो डाली। तीनों एडमिनिस्ट्रेशन डाले। इसके अलावा अन्य कार्यों में भी इनका प्रशासन कार्य करता था और सुचारू रूप से इतने सालों तक इन्होंने कार्य किया। लिख लोगे का मतलब है अगले साल नहीं, आज, अभी लिख रहे हो। सो ये जो मेहनत है ये क्या कराएगी आपको? ये एक फ्रेम